नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैंने कल आपको बताया था कि मोदी जी की बेचैनी बहुत दिखाई दे रही है। इस भाषण में परेशान लग रहे हैं, या तो उनकी सरकार जाने वाली है या कोई और वजह है। और दूसरे दिन पता चला वजह क्या थी। चुनाव के बारे में घोषणा हो जाती है। 15 अगस्त को भारत का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से एक चुनावी भाषण देता है। अगले दिन चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है। इससे आप लगाइए आचार संहिता लागू हो गई है 2 राज्यों में कि देश का चुनाव आयोग किस तरह काम कर रहा है। और उससे भी ज़्यादा आप अच्छी तरह से अब नब्ज रख रहे हैं देश के राजनीतिक घटनाक्रम पे कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री अपना लाल किले का भाषण चुनावों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और हमारे सामने ये आया कि अगले ही दिन चुनावों की घोषणा हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा वीडियो, आज क्या मैं अक्सर मेरी कोशिश होती है वीडियो को मैं कुछ सब्सटेंशियल रखूं, कुछ ठोस हो, उसमें कुछ जानकारी हो और वीडियो हो पॉलिसीज़ के ऊपर, सरकार की नीतियों के ऊपर, उसके बारे में हम बात करें। नीतियाँ सही हैं या गलत, व्यक्तियों के ऊपर ना हो। मोदी जी बहुत सारी अजीबोगरीब बातें करते रहेंगे, राहुल गांधी करते रहेंगे, ममता बनर्जी करते रहेंगी, उसमें उलझ के हम ये नहीं देख पाते कि हमारा देश कैसे चल रहा है। हमारा काम है ये जानना कि हमारा देश कैसे चल रहा है। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि देश के बैंकों की हालत कैसी है, देश की आरबीआई की हालत कैसी है और किन किन संघर्षों के बीच से ये इंस्टीट्यूशंस गुजर रहे हैं। इतिहास के खिलाड़ी आरबीआई चलाते हैं तो क्या बदलाव आता है। और इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती बैंकिंग को लेकर, बैंकों का जो हमारा जो जमा है 5 लाख रुपए, उसका जो बीमा होता है उसको लेकर क्या है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। कर्नाटक में पीएनबी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि पीएनबी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में कोई डील ना करें और किसी भी तरह का व्यवहार ना करें। और ये चिट्ठी लिख दी गई है सारे सरकारी विभागों को और कह दिया गया है इनसे ना तो कोई लोन लें, ना इनके यहाँ एफडी करें, ना इनके यहाँ कोई जमा करें, और अगर आपका कोई खाता है तो हटा लें। ये भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2 बड़े सरकारी बैंकों को लेकर इस तरह के आदेश सरकार ने जारी किए हैं। सरकार ने ये आदेश इसलिए जारी किए हैं क्योंकि सरकार के पास में कुछ बड़ी गंभीर शिकायतें आईं। 2 मामले बड़े मामले थे, जैसे कि एक मामला था पीएनबी के राजाजी नगर ब्रांच का। वहां पे कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अपना अकाउंट खोला था जिसमें उन्होंने 25 करोड़ रुपए का एक एफडी कराया था। एफडी कराने के बाद में एफडी की मैच्योरिटी की तारीख आ गई। भाई हम आप भी एफडी कराते हैं तो इतना भरोसा होता है जिस दिन मैच्योर होगी पूरे पैसे मिल जाएंगे। मैच्योरिटी की तारीख आ गई, लेकिन 25 करोड़ रुपए देने को पीएनबी तैयार नहीं था। मैच्योरिटी होने के बाद कहता है 13 करोड़ देंगे। इसको लेकर कर्नाटक की सरकार से विवाद हो गया। इसके पीछे और बहुत सारी डिटेल्स थी, कुछ करप्शन की बातें थी, बैंक के अंदर की दूसरी चीज़ें थीं। लेकिन इसके साथ एसबीआई का मामला भी सुन लीजिए। एसबीआई का मामला भी यही था, मैसूर का मामला था। कर्नाटक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है वो कुछ प्राइवेट कंपनी के साथ सेटलमेंट करने में पैसे बैंक ने दे दिए, इनके निकाल के अपने आप। मतलब बैंक में खाता मेरा है, एफडी मेरी है, पैसे किसी और को दे दिए। और उसको भी एफडी मैच्योर होने पे पैसे नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने कहा यार ये तो तरीका गलत है, इन दोनों बैंकों को ब्लैकलिस्ट करो। उसके बाद से ये दोनों बैंक नेगोशिएशन में लगे हैं कि अभी खाली नहीं हुआ है साहब, ऐसा कर लो वैसा कर लो। क्योंकि अगर कोई राज्य सरकार किसी बैंक पर प्रतिबंध लगाती है तो कितना बड़ा बैंकों के बिजनेस वॉल्यूम पे असर पड़ेगा, इसका कल्पना कर लीजिए। और जाहिर बात है शेयर मार्केट पे भी इसका असर पड़ेगा। ये एक छोटी खबर है। अब हम बढ़ते हैं। दिक्कत ये हो रही है कि जो बैंक हैं उनको लेकर परेशान है आरबीआई। मैंने पहले भी आपको एक खबर दी थी और वो खबर ये है कि जो 5 लाख रुपए का हम लोग का एक बीमा होता है, याद कीजिए मोदी सरकार ने ये कर दिया ना कि अब आपका जब चेक 10 करोड़ रुपए जमा हो, अगर किसी वजह से आपका पैसा डूबता है, कुछ बूटता है, तो आपको 5 लाख रुपए उसमें इंश्योर है।
यानी 5 लाख रुपए वापस मिलने की गारंटी है। अगर आपका बैंक में पैसा है तो पूरे पैसे की गारंटी नहीं है, सरकार कह रही है वो बैंक जो है आपको 5 लाख रुपए तक की ही गारंटी देता है। बाकी अडानी को लोन दो, किसी को लोन दो, माल्या को लोन दो, भाग जाए, कुछ हो जाए तो उसके बाद में बैंक अगर डूब जाए आपको 5 ही लाख मिलेंगे। तो ये जो है एक कानून बनाया उन्होंने। दूसरा जो है, इस कानून के बाद में अब दिक्कत और आ गई है और आरबीआई ने कहा है कि भाई ये जो कानून है इसको लेकर कुछ सोचो। क्या सोचो? आरबीआई कह रही है कि भाई ये जो 5 लाख रुपए का कानून है इसका एक इंश्योरेंस होता है। दरअसल हम जो पैसे जमा करते हैं बैंक में उसके लिए एक संस्था है, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, DICGC। ये एक आरबीआई ने एक संस्था बना दी है। तो आपका जो पैसा बैंक में जमा है उसका बैंक बीमा कराता है इस संस्था से। तो अगर इमरजेंसी केस में कुछ हो जाए तो 5 लाख रुपए ये इंश्योरेंस से मिलेगा हमको। तो अब आरबीआई कह रहा है कि भाई एक काम करो, क्योंकि अब संकट बढ़ गया है। जे स्वामीनाथन है डिप्टी गवर्नर, उन्होंने कहा है एक काम करो साहब, क्योंकि ये जो बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गई है, तरह तरह की खबरें आ रही हैं बैंकों की पतली हालत की। अभी मैं आपको और बताऊंगा क्या पतली हालत हो रही है। तो उस बैंकों की पतली हालत की खबरों के बीच में अगर अचानक किसी ने पैसे निकाल लिए, अभी कुछ दिन पहले भी हमने इस पर चर्चा की थी, क्योंकि अब 24 घंटे हमारे हाथ में है बैंक से पैसे निकालना। 5 मिनट लगते हैं पैसे ट्रांसफर करने में। मान लीजिए कोई एक खबर आ गई, बुरी खबर आ गई, कोई अफवाह फैल जाए, बैंक को लेकर कोई अजीब सी खबर हो जाए, बैंक डूबने की खबर आ जाए, तो क्या होगा? 5 मिनट लगेगा, आप उस बैंक से पैसा निकाल लोगे। तो ऐसी अफरा तफरी की हालत में बैंक डूब ना जाए, इसके लिए आरबीआई कह रहा है भैया आप अपने पास कुछ पैसे जमा रखो। लेकिन वजह सिर्फ यही नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूं। आरबीआई कह रहा है अपने पास पैसे जमा रखो, और जमा रखो, ज़्यादा से ज़्यादा जमा रखो अपने पास। तो उसके लिए आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, इतने पैसे कम से कम रखना चाहिए आपको। बना हुआ है कि इसके अंदर रहना चाहिए, यानी आपके पास अगर इतना रुपया जमा है तो इसका इतना प्रतिशत ही आप लोन दोगे, कुछ पैसे अपने पास रखोगे। तो वो जो अनुपात है वो भी गड़बड़ा गया है। तो ये जो महोदय हैं स्वामीनाथन साहब, इनका कहना ये, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो इंश्योरेंस कराते हैं इसको लेकर अब हमें बैंकों की ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। जो बैंक ज़्यादा पैसा अपने पास रखते हैं खजाने में वो ज़्यादा सेफ हैं, उनके डूबने का खतरा कम है। तो उनके डूबने का खतरा कम है तो भैया इंश्योरेंस का प्रीमियम उनसे कम लो। जिनके डूबने का खतरा ज़्यादा है उनसे प्रीमियम ज़्यादा लो। यानी कि आरबीआई के एजेंडे पे एक चीज़ है कि बैंक डूब सकते हैं और उनको डूबने से बचाने के लिए ये एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि कभी भी किसी बैंक में भूचाल आ सकता है। ये आरबीआई की चिंता है, बड़ी जायज़ चिंता है, क्योंकि अब सब कुछ फास्ट हो गया है। नोटबंदी के टाइम बैंकों पे आपने लाइन लगाई थी, इसके लिए तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो कुछ भी हो जाए, मोदी जी का उल्टा सीधा कोई बयान आ जाए या कोई कहीं कोई खुलासा आ जाए, कोई हिंडनबर्ग कर दे। जॉर्ज सॉरोस जैसे लोग बैठे हुए हैं जो दुनिया भर में मार्केट शॉर्ट करते हैं, जिन्होंने उठा के पूरे यूरोप की करेंसी को शॉर्ट कर दिया था। याद कीजिए, ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट किया था, पूरे के पूरे पाउंड को ही गिरा दिया था। तो ऐसी स्थिति में सावधान रहना तो पड़ेगा। अगर उन्होंने शॉर्ट कर दिया, कुछ कर दिया, कोई अफवाह फैला दी, कोई हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई बैंक के खिलाफ, क्योंकि ये दुनिया भर की संस्थाएं तो अपना काम कर रही हैं, इनका मकसद है नोट बनाना। अगर जॉर्ज सोरोस अपने यहाँ पे अपना जो उसका हेज फंड है, उस हेज फंड में जो पैसे इन्वेस्ट करता है उनको 40% का रिटर्न देता है, तो ऐसे ही थोड़ी देता है, वो कुछ ना कुछ बड़ा खेल करके पैसे लाता है। खैर, तो ये जो मामला है, इस मामले को लेकर चिंता है। लेकिन चिंता मैंने आपको बताया था कि सिर्फ यही नहीं है कि अचानक लोग पैसे निकाल लेंगे, ये तो नाम लिया जा रहा। असली चिंता ये है कि लोग वहाँ से पैसे निकाल रहे हैं। सरकार ने म्यूचुअल फंड को और एसआईपी को और दूसरी चीज़ों को इसलिए बढ़ावा दिया कि देश के उद्योगपतियों को जनता का पैसा मिल जाए।
और इसके लिए उसको ग्लोरीफाई किया गया, बहुत सारे तरीके निकाले गए, इन्वेस्ट करने की नई नई तकनीकें निकाली गई और हर चीज़ को खुली छूट दे दी गई कि आओ अपना पैसा लाओ जमा कर दो। क्या होता है कि जब शेयर मार्केट से गेन होता दिखता है तो लोग क्या करते हैं, इधर उधर से पैसे इंतजाम करके भी दे देते हैं। कोई ज़मीन बेच के दे रहा है, पैसा बढ़ रहा है भाई, तो उस प्रोसेस में अच्छा जो हिंदुस्तान का ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर है उसको नहीं पता कि क्या देखना पड़ता है, कंपनी की क्या क्या खासियत देखनी पड़ती है तब पैसा लगाना चाहिए। वो तो देख रहा है ऊपर जा रहा है लगा दो, गिर रहा है नहीं लगाओ, मतलब एक मोटा मोटा सोचता है वो। तो वो क्या कर रहा है, एसआईपी में पैसे लगा रहा है। तो एसआईपी में क्या है, फंड मैनेजर दूसरे बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। तो बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पैसे बैंकों से निकाल कर बैंकों में क्यों रखे हैं? हम एफडी का इंटरेस्ट रेट क्यों लें? हम तो पैसा शेयर बाजार में लगाएंगे, अडानी के शेयर में लगाएंगे, ऊपर उड़ रहा है, रॉकेट की तरह जा रहा है, हम इसका लगाएंगे, डिफेंस के शेयर में लगाएंगे। ये सब ये लोग करते रहते हैं और देखते भी हैं कि कैसे गिर गए थे अभी। तो उस पूरी कहानी में इसका मतलब ये मत समझिएगा किस शेयर में लगाना है किस में नहीं लगाना, ना 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 बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल शेयर के बारे में जानता नहीं हूँ भाई, मेरे चक्कर में मत पड़ना। खैर, तो उस मामले में जो है ये मामला अब हो गया है बड़ा सिर से ऊपर। तो जब लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने शुरू कर दिए हैं तो सरकार के पास जो हिसाब किताब होता है ना, अनुपात बैंकों में नकदी रखने का, वो गड़बड़ा गया है। 2024 में बैंकों में जमा थे 163 लाख करोड़ रुपए और लोन था 142.2 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि जमा कम ऋण ज़्यादा था। इक्विटी मार्केट में तेज़ी से निवेश बढ़ रहा है। मैंने कल या 2 दिन पहले अपने वीडियो में बताया था कि कैसे एसआईपी में इन्वेस्टमेंट तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ये 25% पिछले साल के मुकाबले इस साल इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, चाहे वो एसआईपी में हो, चाहे स्टॉक मार्केट में हो, चाहे म्यूचुअल फंड में हो। कुल मिला के ये 43 ट्रिलियन यानी 4,30,000 करोड़ रुपए जो है वो केवल लगा हुआ इक्विटी मार्केट में। अब हो ये रहा है कि 25% ग्रोथ हो गई, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल में 25% ज़्यादा पैसा स्टेट बैंक में या इक्विटी मार्केट में लगा। ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा बैंकों के मार्केट खजाने में होना चाहिए था, खाते में होना चाहिए था, बैंकों में जमा होना चाहिए था। इससे सोना वोना कुछ खरीदा गया होता, कुछ खरीद लेते लोग। वो पैसा चला गया कहाँ? शेयर बाजार में। और शेयर बाजार में जो पैसा जा रहा है वो बैंकों से तो एक तो डिपॉजिट लोग निकाल ही रहे हैं, दूसरा लोन भी ज़्यादा ले रहे हैं। तो लोन और जो जमा है, जो कर्जा दिया है बैंक ने और जो उसके खजाने में है, उसके बीच का जो गैप है वो जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोन तो खूब सारे दे दिए, जमा पैसे नहीं। अब कल के दिन लोग पैसे वापस मांगने आ जाएं किसी भी वजह से, कहाँ से दोगे? ये आरबीआई की बहुत बड़ी चिंता है और इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस लेवल पे जाके आरबीआई भारत के बारे में सोच रही है। उसको लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ ना हो जाए, जो बातें कहीं नहीं जाती हैं वो उसमें समझने की हैं। लेकिन आरबीआई की समस्या सिर्फ ये नहीं है, नई नई तरह की अजीब अजीब तरह की पॉलिसी सरकार की जो आ रही हैं उन्होंने भी आरबीआई को कमज़ोर बनाया है। एक बॉन्ड लेके आई आरबीआई, सोवरन गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी, सोवरन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी। ये क्या होता है? सरकार कह रही है सोना मत खरीदो, हमसे सोना खरीद लो, हमसे सोने का बॉन्ड खरीद लो। बोले क्या? बोले ऐसा है कि आप जो सोना खरीद रहे हो आज उसका रेट कितना, 25 रुपये है ना, ठीक है साहब, 25 रुपये में सोना आप हमसे खरीद लो। तो आपसे खरीद के क्या फ़ायदा होगा? बोले हमसे खरीद के ये फ़ायदा होगा कि अगर आप आरबीआई से सोना खरीदो तो भारत सरकार की गारंटी होगी, बैंक में जमा उसमें 5 लाख का केवल इंश्योरेंस है, लेकिन मैं आरबीआई को अगर दे रहा हूँ तो पूरे पैसे का इंश्योरेंस है, क्योंकि वो बॉन्ड है, मैंने सरकार को दिया, सरकार ने वचन दिया। वचन क्या था कि जिस समय पे आप इसको इनकैश कराओगे उस समय पे जो भी सोने का रेट होगा उस हिसाब से हम पैसे आपको देंगे। तो आपको सोना खरीदना, सोने का मेकिंग चार्ज में खर्चा करना, 50 जगह जो सोने को लेकर उसके मिलावट हो सकती है, फिर उसकी रक्षा करना, उसको संभाल के रखना, बैंक में रखना, इस झंझट से आप मुक्त हो गए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोना खरीदना है, आरबीआई को पैसे दो, उसका बॉन्ड खरीद लो। और ऊपर से मार्केट में सोने का दाम बढ़ेगा जो बढ़ेगा, तो आरबीआई कह रही है वो बढ़ेगा, वो तो हम देंगे ही, 2.5% ऊपर से भी आपको देंगे।
और तो और अगर 5 साल तक आपने वो पैसा अपने पास रख लिया, 5 साल तक आपने भुनाया नहीं बॉन्ड, तो सरकार कह रही है हम आपको इनकम टैक्स में भी उस पर छूट दे देंगे कि उससे जो आपको टैक्स देना पड़ेगा उससे आमदनी पे वो भी नहीं देना पड़ेगा। ये स्कीम लेकर आए थे। तो क्यों लेकर आए थे भैया? लेकर आए थे, इनको लगता था कि इससे सोने की जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसे तो सोना आप लाते बाहर से, अगर आप सोना खरीद के रखते तो विदेशों से सोना आता। तो अभी सोना लाने की जगह आप आरबीआई से केवल बॉन्ड खरीद ले रहे हो, तो आपके लिए सोने में इन्वेस्टमेंट हो गया, 2.5% का ऊपर से फायदा हो गया। तो हम क्यों बाहर से सोना मंगवाएं, ये सोचा था इन्होंने। लेकिन जो ये सोचते हैं वो हो नहीं पाता है। इस केस में भी हो ना सका। सरकार ने कहा सोने के इंपोर्ट पे टैक्स लगा देते हैं। क्यों सरकार रोकना चाहती सोना इंपोर्ट करना? भारत तो सोने की चिड़िया, और सोना आ जाए तो फायदा हो जाएगा, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन सरकार इसलिए चाहती है कि भाई सोना लोग बाहर से खरीद के लाएंगे तो हमारा रुपया जो है वो जाएगा। कैसे जाता है? रुपए का दाम गिर जाता है। क्यों? आप बाहर से सोना कहाँ से आता है? स्विट्जरलैंड से आता है या फिर दुबई से आता है। तो अब अगर आप यूएई से सोना मंगाएंगे या स्विट्जरलैंड से मंगाएंगे तो वहाँ जब सोना खरीदने जाएंगे तो डॉलर मांगेगा आपसे। तो जब आप डॉलर खरीदने जाओगे रुपया देके, डॉलर का भाव बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई। डॉलर का भाव बढ़ जाएगा तो निश्चित तौर पे रुपए का दाम गिर जाएगा। उसको रोकने के लिए आरबीआई ने स्कीम निकाली। तो क्या हुआ कि पर्पज ये रहा कि भाई अगर ऐसा होगा तो लोग सोने का इंपोर्ट कम हो जाएगा, एक चीज़। दूसरा, हम जो है वो सोने का जितना दाम बढ़ता है उस हिसाब से पैसे दे देंगे, है ना, मौजा ही मौजा। लेकिन हो नहीं पाई। हुआ क्या कि इसमें नुकसान ही नुकसान हो गया सरकार को। जो सपना देखा था सरकार ने उसके हिसाब से 3,007 रुपये और 31,050 रुपये, ये 2 बार मैं अलग अलग स्कीम का बता रहा हूँ, कई बार रिलीज हो चुका है बॉन्ड, ये दाम रहेगा सोने का। और बाद में उन्होंने सोचा कि इसी अनुपात में बढ़ेगा, लेकिन मार्केट में दाम हो गया इसका दोगुने से ज़्यादा। तो अब क्या हो रहा है कि सरकार ने आपसे तो उधार ही लिया ना, उसने आपके लिए सोना खरीद के तो रखा नहीं, उसने आपसे पैसे ले लिए और कहा कि सोने के बढ़ते दाम पे हम आपको लौटाएंगे, 2.5% ऊपर से देंगे। तो पैसा बढ़ गया, सोने का दाम बढ़ गया बहुत ज़्यादा। अब सरकार को आपको जो चुकाना है वो और ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, पहली चीज़, ऊपर से 2.5% भी देना पड़ेगा। तो आरबीआई घाटे में आ गया इस स्कीम से। भैया बैंक में जो एफडी से भी ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है आदमी को। और जो सोचा था कि जो इंपोर्ट है सोने का उसको रोक लेंगे तो हमारे रुपया बच जाएगा, तो हम वहाँ से बचा लेंगे, ये सोचा होगा इन्होंने। लेकिन इंपोर्ट भी नहीं घटा, इंपोर्ट भी बढ़ गया है। आंकड़े कहते हैं कि लगातार 16 जनवरी से जून के बीच में सोने का इंपोर्ट 16% बढ़ गया है। अब आप लगाइए 376 टन इंपोर्ट हो गया है हमारे यहाँ। तो पूरा जो सोने का इंपोर्ट रोकने के लिए ये जो पूरी स्कीम लगाई थी वो फेल हो गई। ऊपर से पैसे भी दुगने देने पड़ रहे हैं जो इन्होंने सोचा था, और पूरी की पूरे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इन सब चीज़ों का असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये आरबीआई, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत सरकार की गारंटी है। अब अगर आरबीआई घाटे में रहेगी, उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, निश्चित तौर पे पैसे आरबीआई कहाँ से लाती है? बैंकों का बैंक है वो बैंकों से ब्याज वसूलता है। इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के जो सीन देख रहे हैं वो ये है। और इस पूरे सीन के बीच में खोपड़ी पे एक खतरा है कि अमेरिका में ब्याज दर कम होने वाली है। अब वहाँ ब्याज दर कम होने वाली है इसलिए क्योंकि उनको महंगाई को नियंत्रित करना था। महंगाई नियंत्रित हो गई है और बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो गई है। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि बाज़ार में अगर आप पैसा डालोगे तो महंगाई बढ़ेगी, पैसा निकालोगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर आरबीआई पैसे पे ब्याज दर कम कर देती है तो महंगाई बढ़ जाती है, और अगर बढ़ा देती है, मैं कई वीडियो में तफसील से समझा चुका हूँ, तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो अमेरिका में बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो गई है, महंगाई तो किसी तरह काबू हो गई है। कहाँ? कोविड के टाइम में उन्होंने ब्याज बढ़ाना शुरू किया था, तो वो अब अपना ब्याज कम करने में विचार कर रहे हैं। सितंबर तक उम्मीद है कि वो ब्याज अपना कम कर लेंगे। यूके में ब्याज कम करने का सिलसिला शुरू हो गया, तो एक इंटरनेशनल प्रेशर आ गया हमारे ऊपर।
अभी तो आरबीआई बड़ी सुहानी सुहानी बातें कर रही है, कह रही है कि हमारे यहाँ पे फिर महंगाई बढ़ जाएगी। तो जब तक हमारे यहाँ महंगाई ज़्यादा हो रही है, फूड इन्फ्लेशन वगैरह है, तब तक हम नीचे नहीं करेंगे। लेकिन इस पर टिकना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि डॉलर का दाम गिरेगा तो रुपए का दाम डॉलर के मुकाबले बढ़ेगा। जब रुपए का दाम बढ़ेगा तो जो आदमी बाहर से डॉलर लेके आ रहा है यहाँ पे खरीदने के लिए, मान लीजिए वो गोभी खरीदने आ रहा है, उसको चूंकि रुपए का दाम ज़्यादा है तो उसको यहाँ गोभी मिल रही है 125 रुपए की 1 किलो, उसको डॉलर में पड़ रही है, मान लीजिए $100 में उसको 1 किलो पड़ रही है। और बगल वाले देश में की मुद्रा का दाम कम है, मान लीजिए पाकिस्तानी है, तो वहाँ उसको उतने रुपए में ज़्यादा गोभी मिल जाएगी। तो ये भी एक समस्या, अगर ऐसा करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। दूसरी एक और चुनौती खोपड़ी पे आ गई है, और ये चुनौती ये आ गई है कि बगल में बांग्लादेश में अनरेस्ट हो गया। हमारा 7वां या 8वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश, जिसको हम अपना माल भेजते हैं। वहाँ माल नहीं जाएगा तो वहाँ से पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो जाहिर बात है रुपए की दाम नीचे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के एक बड़ा अजीब सी स्थिति खड़ी हो गई है। और उस अजीब सी स्थिति में सबसे ज़्यादा अगर किसी पर असर पड़ रहा है तो वो असर पड़ रहा है बैंकों पे। शेयर मार्केट के बारे में सब कहते हैं कि एक अजीब सा बबल बन गया है, कब फूट जाए पता नहीं। कंपनियों की जो अपनी वैल्यू आने वाले 25 साल बाद जो वैल्यू होने वाली है, 50 साल बाद जो वैल्यू होने वाली कंपनियों की, वो वैल्यू शेयर मार्केट में आज ही पहुंच गई है, दाम बढ़ते बढ़ते। तो हुआ यह है कि नाम बड़े दर्शन छोड़े, कंपनी की अपनी औकात 50 रुपए की है और शेयर उसके 100 रुपए के मार्केट में घूम रहे हैं। यानी शेयर मार्केट उसको 100 रुपए का मान के चल रहा है, वो कंपनी 50 की है। यानी उस कंपनी में जो 50 रुपए की कंपनी थी, उसके 50 शेयर 1-1 रुपए के थे, आप 2-2 रुपए के ऑलरेडी कर चुके हो। तो ये पूरा का पूरा जो सीन चल रहा है, इस सीन में जब शेयर मार्केट का बबल फूटे, इसका फूटे उसका फूटे, मार कहाँ पड़ेगी? बैंक पे। और आप देख रहे हैं किस तरह से चारों तरफ से बैंकों पे मार पे मार, मार पे मार पड़ी जा रही है। तो ये भारत की आर्थिक स्थिति के लिए बड़ा अजीबोगरीब संकेत है। कल ही प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पिंक पेपर से अलग जाके हम कुछ करेंगे इकोनॉमी में। ऐसा क्या चमत्कार करेंगे भैया जो दुनिया समझ ही नहीं पाएगी। जो भी है, बहरहाल सबसे बड़ी चुनौती हमारे अकाउंट पे, हमारे पैसे पे है, हम क्या करें। बैंकों की स्थिति ये हो गई है, उसके बाद यहाँ से लोग पैसा निकाल निकाल के शेयर मार्केट में लगाए जा रहे हैं, उनकी स्थिति खराब है। लोग लोन ले लेके लगाए जा रहे हैं, तो इधर से डिपॉजिट कम हो रहा है क्योंकि जिनकी जमा है वो निकाल के लगा रहे हैं। दूसरा लोन लेके लोग लगा रहे हैं तो लोन भी ज़्यादा हो रहा है। तो पूरी तरफ से आप देखें तो हमारे यहाँ की जो आर्थिक दशा, उसकी तस्वीर आपको साफ दिखाई दी जाएगी। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मेरे और आपके बैंकों में जो जमा पैसे हैं वो खतरे में आते जा रहे हैं। खतरे में आने का मतलब बाइनरी नहीं होती है कि कल ही बैंक लूट जाएगा, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे दिखती हैं, जिस दिशा में जा रही हैं वो दिखाई देती हैं। आप सोचिए 5 लाख रुपए का केवल हमारा जो जमा है, उसका बीमा है, वो भी भारी पड़ रहा है। और वो चाह रहे हैं कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास पैसे रखें, लेकिन सीधी सी बात यह है कि अगर आप उस तरफ से बढ़ावा दे रहे हो, स्टॉक मार्केट की तरफ से आप इनकरेज कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो लोग बैंक से ही पैसा निकाल के लगाएंगे ना। तो लगाने दो। फिर आपको ये भी लग रहा है कि अगर कल के दिन लोग मांगने आ गए, भैया पैसे दो, तो हम कैसे देंगे, और संकट बड़ा है। और ये जो मामला जो कर्नाटक के बैंकों का उदाहरण आया है, उस पर तो बहुत जांच होने की ज़रूरत है कि भैया एफडी का मैच्योर होने पे तुम आधे पैसे कैसे दे सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।